अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस। दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम का ये फर्स्ट लेक्चर है, सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, जिसमें हम चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेलियंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन पॉलिटिकल साइंस एंड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो अभी तक जो है 4 कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं चाइना के मेड टिल नाउ। फर्स्ट वन इज़ 1954 कॉन्स्टिट्यूशन, देन 1975 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद 1972 का, और जो अभी करंट इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982। कि मतलब अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना का, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, इस तरह से चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी इनेक्टेड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन ये है कि ये रिटन एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, drafted by National Constitutional Revision Committee, discussed by Standing Committee and passed by NPC on 4th of December 1982। NPC is National People Congress। ये गवर्नमेंटल बॉडी है या लेजिस्लेटिव बॉडी इसको कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है, तो चाइना में NPC है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी है चाइना में है। तो 4th of December 1982 को इसको पास किया गया बाय NPC, जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट से यानी नेशनल असेंबली या फिर सेनेट से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी पास हुआ था। तो अगर हम 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें टोटल 138 आर्टिकल्स हैं जो कि 4 चैप्टर्स में मौजूद हैं। 138 आर्टिकल्स कितने में मौजूद हैं? 4 चैप्टर्स में। फर्स्ट चैप्टर में टोटल 32 आर्टिकल्स हैं जो कि 1 से लेकर 32 आर्टिकल तक हैं, तो वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में 23 आर्टिकल्स हैं, 33 से लेकर 55 तक, तो वो इन्यूमरेशंस और राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स मींस फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। देन थर्ड चैप्टर में 79 आर्टिकल्स हैं, 56 से लेकर 135 आर्टिकल तक, और वो ऑर्गेनाइजेशन और पावर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताएगा कि क्या क्या होंगी सारी की सारी गवर्नमेंट की फॉर्म्स। तो ये सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है, उसमें टोटल 3 आर्टिकल्स हैं 136 से लेकर 138 तक, और वो डिस्क्राइब करता है नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को एंड कैपिटल ऑफ कंट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये है इन जनरल ब्रीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। सेकेंड इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर इज़ दैट डिफ़िकल्ट मेथड ऑफ अमेंडमेंट, कि जैसे पाकिस्तान का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इतना कोई मुश्किल मेथड नहीं है अमेंडमेंट, ना ही इतना इजी है और ना ही इतना मुश्किल है, बस इलास्टिक सा अमेंडमेंट का मेथड है, थोरेटिकली रिजिड मेथड है। NSC हैज़ पावर टू अमेंड इट बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 वोट्स। वहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास ये पावर होती है कि वो इसको अमेंड कर सकती है 2/3 वोट्स के साथ। वर्क्स एज फ्लैक्सिबल बिकॉज चाइना इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट। अब जिस तरह से हमारे यहाँ हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, बट चाइना इज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे फेडरल में है कि प्रोविंसेस और सेंटर के पास अलग अलग से पावर्स होती हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, सारी की सारी पावर्स कहाँ पर हैं? सेंटर में। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन चाइना। सेकेंडली ऑल पावर्स हैज़ इन NPC, उसके पास है नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास, एंड बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ एंटायर सिस्टम बाय अ सिंगल पार्टी सिस्टम, यूनिटरी करेक्टर, लैक ऑफ अपोजिशन, डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय वन पार्टी वन लीडरशिप मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैक्सिबल। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाता है? फ्लैक्सिबल हो जाता है, बिकॉज पावर सारी एक ही पार्टी के पास हैं, तो उसको इतना अमेंड करना मुश्किल नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी के वोट्स जो हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो दैट्स मीन कि इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, और ना ही इतना ईजी है, राइट। तो नंबर 3 इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ। तो नंबर 3 सेलियंट फीचर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ है किसका? कंट्री का। जैसे हम मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम, यानी सुप्रीम मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो हर लॉ है वो नेक्स्ट किससे ड्राइव किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन से। किसी भी किस्म का कोई भी लॉ होगा वो किससे ड्राइव्ड होगा? हम कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ चाइना। उसके बाद प्रीएम्बल ऑफ 1982 कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीएम्बल की बात करें तो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीएम्बल में, तो अकाउंट ऑफ पास्ट अचीवमेंट एंड सेट फोर्थ टास्क अहेड। तो इसमें कुछ मतलब आप फिलोसफिकल देख लें कि फिलोसफिकल बातें लिखी हुई हैं 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में।
कि क्या पास्ट में क्या अचीवमेंट्स हुई थी और कैसे टास्क हमने किस तरह से नेक्स्ट के लिए उनको सेट फोर्थ करना है, राइट। नेक्स्ट इज़ नंबर 5 सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशलिस्ट इज सोशलिज्म इज़ अ थेरी जिसको फॉलो करते हैं चाइनीज़, कैपिटलिस्ट नहीं है बल्कि सोशलिस्ट हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज़ को अगर आप स्टडी किया है आपने तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस है। तो चाइना जो है वो सोशलिज्म को फॉलो करता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो वैसे अब जदीद मॉडर्न दौर में ये काफ़ी हद तक कैपिटलिस्ट कंट्री बनता जा रहा है, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं, इसके जो हैं, फर्स्ट जो इसकी प्रेफरेंस है वो सोशलिज्म ही है। तो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ही चाइना का ये स्टेट करता है कि चाइना इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट अंडर द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लेड बाय द वर्किंग क्लास एंड बेस्ड ऑन अलायंस। तो वर्किंग क्लास की जो बात है वो सोशलिज्म में ही की जाती है, ऑफ वर्कर्स पीजेंट्स। हाउएवर सोशलिज्म इज़ नाउ बीइंग डिफाइंड एज मार्केट सोशलिज्म। तो उन्होंने सोशलिज्म को कैपिटलिज्म नहीं कहा बल्कि आगे उसको मार्केट सोशलिज्म कह दिया। तो 1982 के बाद काफ़ी हद तक चेंज आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। उसके बाद फेथ इन पंचशिल एंड ऑपोजिशन टू पेरालिज्म। सिक्स्थ जो सेलियंट फीचर है ये है कि प्रियम्बल स्ट्रेस करता है ऑन दैट चाइना स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होगी, बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन होगा, कि किसी भी तरह के एग्रेसिव बेस्ड हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, अगेंस्ट अपेरलिज्म, हेजमनिज्म एंड कॉलोनियलिज्म और ऑल फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक जितनी भी हैं इन सब के अगेंस्ट होगा, कि इम्पेरियलिज्म, हेजमनिज्म और कॉलोनियलिज्म किसी भी तरह से दूसरे कंट्री पे हमारा कोई भी इस तरह का नहीं होगा कंट्रोल कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए। तो ये सेलियंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये सब कुछ, कि कॉन्स्टिट्यूशन उनका ये कहता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इम्पेरियलिज्म के अगेंस्ट होगी। जैसे पहले ही कहा कि वहाँ पर एक ही पार्टी है, सिस्टम एक ही वन पार्टी सिस्टम है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो नंबर 7 फीचर ये है कि सेपरेशन है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्टी, कि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन अलग है और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट करता है सेपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्टी। आर्टिकल 1 सिंपली डिस्क्राइब चाइना एज पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लेड बाय वर्किंग क्लास, जैसे पीछे ही हमने डिस्कस किया अभी। मेक्स नो मेंशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। बट स्टेट इज नाउ हेडेड बाय प्रेसिडेंट। अब क्योंकि स्टेट का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। कमांडर ऑफ आर्मी इज नो लॉन्गर इन द हैंड ऑफ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल कमेटी। तो जो प्रीमियर है इज नो लॉन्गर द चॉइस ऑफ सेंट्रल कमेटी का नहीं होगा, तो वो सब कुछ कौन उसको सिलेक्ट करेगा, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कि मतलब पार्टी के पास इतनी पावर्स नहीं होंगी टू सिलेक्ट प्रीमियर और टू सिलेक्ट कमांडर, बल्कि प्रेसिडेंट जो है वो उसकी नॉमिनेशंस कुछ होंगी और उसको सिलेक्ट कौन करेगा, एनपीसी, और एनपीसी में कौन होगी, वर्किंग क्लास, राइट। मतलब सिंगल पार्टी उसको डिसाइड नहीं कर सकती, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है और फिर उसको चूज किसने करना है, एनपीसी ने ही, नेशनल पीपल कांग्रेस ने। तो दोनों के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन रखी है बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिटवीन party. Constitution states that constitution of communist party should be in accordance with the constitution and law, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ के, यानी जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब जैसे इसलिए कहा कि सुप्रीम लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, हर लॉ जो है वो नेक्स्ट किससे ड्राइव किया जाएगा, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से। But this separation is only on papers. The leadership of Communist Party continues to hold full and firm control over all the offices of government. तो ये जिस तरह से पाकिस्तान में है कि पेपर्स पे ही है सब कुछ, तो ये लीडरशिप जो है उनकी पार्टी की उसका कंप्लीट कंट्रोल है तमाम ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट में। कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर तो है कि सेपरेशन है गवर्नमेंट और पार्टी में, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। नंबर 8 इज़ रेस्टोरेशन ऑफ रिपब्लिकन करेक्टर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको अबॉलिश कर दिया गया था 1975 के कॉन्स्टिट्यूशन में। हु यूज्ड टू वर्क एज हेड ऑफ स्टेट अंडर 1954 कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट ड्यूटीज़ जो है वो कैरिड आउट बाय चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी करता था एनपीसी का। मतलब 1954 और 1975 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज़ हैं उनको कौन कैरी आउट करेगा, चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनपीसी। बट 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्टोर कर दी हिज ऑफिस, बट आल्सो ऑल दी पार्ट्स प्रेसिडेंट को क्या कर दी, दोबारा वापस कर दी। तो मतलब वही जो रिपब्लिकन करेक्टर, मतलब बीइंग अ प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट, जो पहले नहीं था प्रेसिडेंट के पास, अब उसको रिस्टोर कर लिया। नंबर 9 इज कंटिन्यूड फेथ इन मार्क्सिज्म
लेनिनिज्म, माओइज्म बट विद न्यू अप्रोच। तो ये कुछ इंटरनेशनल थियोरीज़ हैं, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म। तो उन पे जो है वो कंप्लीट फेथ होगा तमाम कंट्री का, लीडरशिप का। तो उनके अकॉर्डिंग कंट्री को रन किया जाएगा। 10th इज़ फेथ इन सॉवरेनिटी ऑफ पॉपुलर विल। तो आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है, कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट ऑल पावर इन चाइना बिलोंग्स टू द पीपल। ये विल जो है ये एक इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल थियरी है रूसो की। जो रूसो एक इम्पोर्टेंट फिलोसोफर था, उसने ये थ्योरी पेश की थी कि जो जैसे पीपल जो है, लोगों की कंसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द सॉवरन विल ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि लोगों की विल जो है वो सबसे ज़्यादा सॉवरन होगी। एंड आर्टिकल 5 स्टेट्स दैट ऑल स्टेट ऑर्गन्स, द आर्म्ड फोर्सेज एंड ऑल पोलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल एंटरप्राइज मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कि तमाम को जो तमाम पार्टीज़ हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंटरप्राइज है, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को अबाइड करना होगा और उसके तमाम रूल्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। 11th इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर इज फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पीपल्स ऑफ चाइना। इन इट्स चैप्टर 2 इट इनकॉर्पोरेट्स एन impressive bill of rights. Every citizen now enjoys the rights enshrined in constitution। कि एक उन्होंने इम्पोर्टेंट एक बिल ऑफ राइट्स चाइना के लोगों के लिए किया है, जिसमें वो तमाम राइट्स को एंजॉय करते हैं। आर्टिकल 13 states that state protects the right of citizens to own lawfully earned income, savings, houses and other lawful properties. The state protect by law the right of citizens to inherit private property। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि जितनी इम्पोर्टेंट और जितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है आम आवाम को इन चाइना, वो किसी और कंट्री में कम ही देखने को मिलती है। तो यही ये फंडामेंटल राइट्स जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हुए हैं। उसके अलावा यूनिटरी स्टेट है, जैसे पहले ही डिस्कस किया हमने कि जैसे हम फेडरल हैं, वैसे जो चाइना है वो क्या है, यूनिटरी स्टेट है। एक सेंटर में सारी की सारी पावर्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट डिवाइड होती हैं। एनपीसी जो है, नेशनल पीपल कांग्रेस, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वर्किंग एज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। पार जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है उसमें बाई कैमरल है, नेशनल असेंबली है और सेनेट है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। एनपीसी इज़ लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट बॉडी ऑफ चाइना विच इज़ यूनिकैमरल, राइट। कोई इसके दो हाउसेस नहीं है, सिर्फ सिंगल एक ही हाउस है। अब एनपीसी की डिटेल जो है हम वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। नेक्स्ट वीडियो में हम चाइना की किसी और पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।